नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज जुरवाल फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो ये काल्पनिक कहानी है पर शायद आप इसे अपनी जिंदगी से जोड़ पाएं। आज की कहानी का शीर्षक है सोशल डिस्टेंसिंग। होली की शाम को सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। पापा, रिंकू चाचा और विनय भैया सब गपशप कर रहे थे। मैं टीवी देख रहा था। न्यूज़ चैनल पर एक कोरोना वायरस की न्यूज़ चल रही थी कि भारत में कोरोना का कोई केस आया है और सब अपने अपने घरों में ही रहें। थोड़ी देर में मैंने चैनल चेंज कर दिया और मूवी देखने लगा। मम्मी, अनीता चाची और रश्मि दीदी रसोई में काफ़ी सारे पकवान बना रहे थे। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही थी उन पकवानों की। थोड़ी देर में मामा मामी भी आ गए और घर में चहल पहल शुरू हो गई। सब बहुत खुश थे और सबको एक साथ देखकर अच्छा लग रहा था। वैसे तो भारत में बहुत त्योहार आते हैं और उन त्योहारों का मजा ही तब आता है जब सारे घर वाले एक साथ बैठकर खुशियां मनाएं। धीरे धीरे शाम ढलती गई और खाना खाकर चाचा चाची मामा मामी सब अपने घर चले गए। रात को मम्मी पापा भी अपने कमरे में सोने चले गए और दीदी अपने कमरे में। भैया और मैं अपने कमरे में लैपटॉप पर गेम खेलने लग गए। बहुत इंजॉय किया उस शाम को। अगले दिन सब नाश्ता करके अपने ऑफिस को निकलने लगे और मैं भी कॉलेज के लिए निकल गया। और वहीं डेली रूटीन की लाइफ शुरू हो गई। दिन बीतते गए और भारत में कोरोना केसेस बढ़ते गए। इस वायरस की न्यूज़ अब हर जगह दिख रही थी और हालात खराब होने लगे थे। फिर एक दिन गवर्नमेंट ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया, जिसमें हमें अपने घरों में ही रहना था। सारे ऑफिसेज भी धीरे धीरे बंद होने लगे और सब ही घर से काम करने लगे। वर्क फ्रॉम होम। शुरू में लगा कि बहुत आसान सा ही है ये तो। बस अपने घरों में रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है, हाथ धोते रहना है और लोगों से काम हो तो ही मिलना है। और सिर्फ कुछ ज़रूरतों के काम से ही घर से बाहर निकल सकते हैं, जैसे राशन लेना, दूध लेना या फिर कोई दवाई लेना। इसी वजह से हमारी मेड रेखा दीदी ने भी कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दिया और वो भी अपने घर में ही रहने लगी। धीरे धीरे इस वायरस से लोग बीमार होते गए और केसेस बढ़ते गए। शुरू में इतना डर नहीं लग रहा था, पर अब थोड़ा थोड़ा मन घबराने लगा था। फिर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के रूल्स कुछ और सख्त कर दिए। बाहर निकलना पूरी तरह से बंद कर दिया। मास्क पहनना जरूरी हो गया और सोशल डिस्टेंस रखने के लिए बार बार कहा जाने लगा। टीवी पर आने लगा कि सब एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें और जितना हो सके घर में भी थोड़ा सोशल डिस्टेंस बनाएं। किसी को अपने घर पर ना आने दें, थोड़े दिन अपने रिश्तेदारों से और किसी भी तरह का कोई त्योहार या गैदरिंग ना करें। क्योंकि कुछ ज़रूरतों के सामान के लिए मुझे बाहर निकलना होता था, तो बाहर निकलते वक्त काफ़ी सावधानियां रखनी पड़ती थी, जैसे कि चेहरे को मास्क से ढकना, हाथ को सैनिटाइज करना। पर फिर भी मन में डर तो लगता ही था, क्योंकि बाहर निकलने पर हम सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए घर आने के बाद नहाना और जो कपड़े पहने हुए होते थे उन्हें धोकर अलग कर देना था। और घर में भी अब सब अपने अपने कमरों में ही रहने लगे। खाना भी सब अलग अलग ही खाने लगे, क्योंकि सबको एक दूसरे की फिक्र होती थी। क्योंकि विनय भैया घर से ही काम कर रहे थे, तो उनकी ऑफिसेज की साथ मीटिंग जितनी भी होती थी सब रात में ही होती थी। शायद सब रात को ही फ्री होते होंगे। मेरी भी इंजीनियरिंग की क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो गई। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेज सब धीरे धीरे पूरी तरह बंद होते चले गए और बार बार सोशल डिस्टेंस कहा जाने लगा। यूं तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कुछ एक महीने बाद हमारी मेड रेखा दीदी का मम्मी को कॉल आया और वो कहने लगी कि आंटी जी, वैसे तो इस महीने में लॉकडाउन की वजह से काम करने नहीं आ पाई, पर क्या आप इस महीने की सैलरी भिजवा सकती हैं? दवाइयाँ भी लेनी है और थोड़ा राशन की भी ज़रूरत है। मम्मी ने कहा, हाँ बिल्कुल,
इस महीने की सैलरी भिजवा देती हूँ और कौन सी दवाइयाँ चाहिए वो भी बता दो, तो राजू के हाथों वो भी भिजवा देती हूँ। दवाइयों के नाम नोट करके मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए और कहा कि रेखा दीदी के घर जाकर ये पैसे उन्हें दे देना और दवाइयाँ भी खरीद देना और ध्यान से जाना। विनय भैया ने कहा, अरे रुको, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा मुझे कुछ ऑफिस से सामान लेना है। मैं और विनय भैया हमारी गाड़ी में मास्क पहनकर निकल गए। सड़क पर कोई भी नहीं दिख रहा था, सारी तरफ बंद दुकानें और बस बैरिकेड्स दिख रहे थे। भैया का ऑफिस आया और वो वहां से अपना सामान लेकर आ गए और फिर हम पास में ही फार्मासिस्ट की शॉप से लिस्ट में लिखी सारी दवाइयाँ लेके वहां से रेखा दीदी के घर की तरफ निकल गए। दीदी का घर एक छोटी सी बस्ती में था। हम जैसे ही वहां गए तो देखा कि काफी सारे लोग अपने घरों की चौखट पर बैठे हैं। कोई अपने घर के बाहर स्टूल लगाकर बैठा है, तो कोई चटाई पर। मुझे वहां बड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दम सा घुट रहा है। सोच रहा था कि ये लोग अपने घरों में क्यों नहीं बैठे। रेखा दीदी का घर आया तो विनय भैया और मैं उनके घर पैसे देने के लिए गए। मैं पहली बार रेखा दीदी के घर आया था, तो मुझे देख के कहने लगी कि अरे राजू भैया, आप भी आए हो। मैंने उनकी दवाइयाँ और उनकी सैलरी के पैसे उन्हें दे दिए। मैंने देखा कि एक छोटे से कमरे में रेखा दीदी, उनके हस्बैंड, उनके दो बच्चे और मम्मी भी रहती है। कमरे में एक बेड था और जमीन पर चटाई बिछी हुई थी और उसी कमरे में वो खाना भी बनाते थे। विनय भैया ने गाड़ी से उनके लिए राशन भी निकाल लिया और कहा, मम्मी ने ये भी भिजवाया है आपके लिए। तो रेखा दीदी भावुक हो गई और शुक्रिया कहने लगी। विनय भैया ने कहा कि कोई बात नहीं दीदी, और कुछ जरूरत हो तो बिल्कुल बेझिझक बता देना। मैं वहां सब कुछ देख रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि ये इतने सारे लोग एक छोटे से कमरे में कैसे रहते होंगे। ये लोग भी तो जरूरत के सामान के लिए बाहर निकलते होंगे और इनके घर तो इतने पास पास हैं कि अगर कोई एक बीमार हुआ तो यहाँ तो ये बीमारी बहुत ज्यादा फैल जाएगी। मैं घबराने लगा। विनय भैया ने कहा, चल राजू, घर चलते हैं। और हम अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। वहां से निकलते वक्त इस बार मैं ये देख रहा था कि यहाँ लोगों के पास घर तो है, पर वो सिर्फ एक कमरे जितना। कुछ लोगों के घर तो इतने छोटे कि वहां उनका रहना जैसे नामुमकिन सा हो। कोई इतने छोटे कमरों में कैसे रह सकता है भला। विनय भैया को समझ आ रहा था कि मैं शायद कुछ सोच रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, इतना क्या सोच रहा है? जब से दीदी के घर गए थे तब से तेरा चेहरा ही उतर गया है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, भैया ये लोग ऐसे क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा, ऐसे क्यों रहते हैं मतलब? मैंने कहा, मतलब कि ये लोग अपने घरों में नहीं बैठे और बाहर बैठे हुए थे। क्या ये लोग बीमार नहीं होंगे? और दीदी का घर तो बस एक छोटा सा कमरा ही है, तो वो वहां कैसे रहते होंगे इतने लोगों में? उन्होंने हंस के कहा कि सवाल भी खुद ही कर रहा है और जवाब भी खुद ही दे रहा है। शायद मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था और काफी गहरी सोच में चला गया था। भैया ने कहा कि ये सब लोग अपनी सिचुएशन तो ठीक करना चाहते हैं, पर सब कुछ किसी के हाथ में नहीं होता। सब चाहते हैं कि वो एक बड़े घर में रहें और बहुत आराम से रहें, पर राजू, जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इन सब के लिए। हम खुश नसीब हैं कि हमें ये सब आराम और सुख सुविधाएं मिली हैं। मैंने कहा, तो ये जो हम बार बार टीवी पर सोशल डिस्टेंस सुनते हैं, वो क्या है? ये लोग कैसे सोशल डिस्टेंस करेंगे? इनके पास तो जगह ही नहीं है कि कोई किसी से थोड़ा दूर रह सके। भैया ने कहा कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, पर सही मायने में सोशल डिस्टेंस जैसे शब्दों को जीने के लिए कुछ लोगों की पूरी जिंदगी ही छोटी पड़ जाती है। यह बात सुनकर मानो मेरी पूरी सोच ही बदल गई। मैं अंदर से टूटने लगा था। हम लोग अलग अलग कमरे में आराम से सोते हैं, गर्मी लगती है तो एसी चला लेते हैं, बहुत ऐश से जीते हैं।
पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका पूरा परिवार बस एक छोटे से कमरे में ही अपनी दुनिया बना लेता है। वो वहीं खाना भी बनाते हैं और सोते भी वहीं हैं। मुझे इतनी आत्मग्लानि होने लगी कि मेरी आंखें नम हो गई। भैया ने कहा, इतना मत सोचो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब धीरे धीरे समझ जाओगे और दुनिया ऐसे ही चलती है। ये कहकर वो गाड़ी चलाने लगे। मैं बहुत उदास मन के साथ कहने लगा कि गवर्नमेंट इन लोगों के लिए कुछ क्यों नहीं करती। कोसने भी लगा बहुत और कहने लगा कि ये सब ठीक क्यों नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि देख, तू ज्यादा सोच मत यार और अपना मूड मत खराब कर। तू कुछ ऐसा कर पाता जो उनकी जिंदगी को बेहतर कर पाए तो अलग बात थी, पर तू अभी छोटा है। पर हाँ, जिस दिन कुछ बन जाए तो उनके बारे में जरूर सोचियो और जो दर्द और अशांति आज तेरे मन में है उसको उस दिन शांत करियो। वो कहने लगे कि देख, वो लोग चाहकर भी दिन भर अपने घरों में कैद नहीं रह सकते। एक कमरे में कोई भी दिन भर नहीं रह सकता और जब वो लोग उस घर में सिर्फ सोने के लिए जाते हों तो कोई इतने दिनों तक वहां बिना सुविधाओं के कैसे रहेगा। वो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं और रात में सिर्फ सोने के लिए अपने घरों में जाते हैं। रेखा दीदी के घर पर तो सिर्फ 5 लोग थे, पर कई जगह एक छोटे से कमरे में 8-10 लोग भी रहते हैं। और कई बार तो सोने के लिए वो अपने घर के बाहर चटाई बिछाकर सोते हैं, क्योंकि सबके सोने के लिए वहां जगह भी नहीं होती उनके पास। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंस जैसे शब्द उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रहते। हाँ, पर फिर भी उन लोगों में जीने का जो जज्बा होता है वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा होता है। और वो लोग जितना हो सकता है उतनी सावधानियां रखते हैं, जैसे कि रेखा दीदी ने किया। हमारे जाने पर उन्होंने अपने हाथ धोए और अपने मुंह पर दुपट्टा बांध लिया। भैया मुझे समझा रहे थे कि ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ सबको एक साथ लेके चलना शायद किसी गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है, पर शायद कोशिशें और बेहतर हो सकती हैं और दिल से इन लोगों के लिए कुछ काम किया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। ये कड़वा है पर यही सच है। मैंने फिलहाल तो अपने मन को शांत कर लिया और उस सोच के साथ भैया को थैंक यू बोला कि उन्होंने मेरे मन को समझा। इस वायरस के चलते एक बात तो समझ आ गई कि हम लोग जब तक एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, हम इन मुश्किलों से जीत नहीं सकते। हो सकता है कि हम फिलहाल अपने घरों में खुश हैं, पर जब तक हमारी सोसाइटी के उन लोगों के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा दिन तक हम भी खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से जो संदेश मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ पा रहे होंगे। हम आए दिन देख रहे हैं कि जरूरतमंद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सके तो उनका साथ दें, जितना हो पाए उनके लिए करें। कहीं ना कहीं आपको इसमें खुशी जरूर मिलेगी। और इस वायरस से हमें ये सीखने को जरूर मिलेगा कि एकता में ही शक्ति है, इसलिए सबका साथ दें और ध्यान रखें। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमारी कहानियों का कारवां ऐसे ही चलता रहे। अपना और अपनों का ख्याल रखना दोस्तों। एक और नई कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।